दुनिया में कई महान सभ्यताएं आईं और फिर वक्त के साथ गुम हो गईं। लेकिन एक कहानी है जो 9000 सालों से लगातार चली आ रही है। तो चलिए आज भारतवर्ष की उसी असाधारण और जीवंत कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 9000 साल। ये मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना है, रोम के बनने से तो हजारों साल पहले का। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसी विरासत की निरंतरता है जो आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है सिंधु और अब लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के उपजाऊ मैदानों से। यहीं पर इस महान सभ्यता का एक रहस्यमयी और बहुत ही सफिस्टिकेटेड जन्म हुआ था। कल्पना करके देखिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बस गुजर बसर कर रहे थे, तब यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर थे। और ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये तो इंजीनियरिंग के कमाल थे। एकदम सीधी सड़कें, हर घर में टॉयलेट और एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। ये सब दिखाता है कि वो समाज साफ सफाई, व्यवस्था और लोगों की भलाई को कितना ज्यादा महत्व देता था। अब जैसे जैसे सभ्यता का केंद्र बदला, एक बिल्कुल नए बौद्धिक युग की शुरुआत हुई। ये वो समय था जिसने इस सभ्यता की आध्यात्मिक आत्मा को घड़ा। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि ये कैसे हुआ। इसी दौर में धर्म का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब देखिए, इसे सिर्फ मजहब या रिलीजन समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। धर्म एक कॉस्मिक लॉ है, एक नैतिक दिशा सूचक जो समाज को और हर इंसान को सही रास्ते पर रखता है। ये वो अदृश्य धागा है जो कर्तव्य, नैतिकता और पूरी कायनात की व्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। और ये दौर बौद्धिक रूप से कितना शानदार था। वेद, जिन्हें ज्ञान का समंदर माना जाता है, संस्कृत, जिसने गहरे विचारों को एक खूबसूरत जुबान दी, और योग और आयुर्वेद, जो आज भी पूरी दुनिया को एक सेहतमंद जिंदगी का रास्ता दिखा रहे हैं। इन सब की जड़ें इसी गहरे चिंतन वाले युग में हैं। तो अब सभ्यता अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है, जहां शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ और आखिरकार एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ। कह सकते हैं कि ये इसके वयस्क होने का दौर था। इसी दौर में दो महान विचारकों ने समाज को एक नई सोच दी। एक तरफ महावीर ने जैन धर्म के जरिए अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया, तो वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के माध्यम से करुणा का संदेश दिया, जो एशिया के कोने कोने तक फैल गया। इन दोनों ने ही पुरानी परंपराओं को चुनौती दी और इंसान को अपने भीतर झांकने के लिए कहा। और इतिहास में कुछ कहानियां इतनी पावरफुल होती हैं कि वो हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाती हैं। जैसे सम्राट अशोक की कहानी, एक ऐसा क्रूर विजेता जिसने कलिंग की लड़ाई में हुए खून खराबे को देखकर शांति का दूत बनने का फैसला कर लिया। उन्होंने तलवार छोड़ दी और धम्म यानी धर्म के संदेश को अपने पूरे साम्राज्य की नीति बना दिया। चलिए अब हम इस सभ्यता के शिखर पर पहुंचते हैं, गुप्त काल। एक ऐसा समय जब विज्ञान, कला और संस्कृति अपने चरम पर थीं। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है, और अभी पता चल जाएगा क्यों। इस युग की शायद सबसे बड़ी देन थी शून्य। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जब शून्य की अवधारणा दी, तो वो सिर्फ एक अंक नहीं था, वो एक क्रांति थी। इसके बिना आज का मॉडर्न मैथ, कंप्यूटर और साइंस कुछ भी संभव नहीं होता। इसने दुनिया के गणना करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन बात सिर्फ शून्य तक ही नहीं रुकी। इसी दौर में पाई की एकदम सटीक वैल्यू निकाली गई, और ये विचार भी सामने आए कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, जो उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से आधुनिक सोच थी। और ये टैलेंट किसी एक फील्ड तक ही सीमित नहीं था। गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ब्रह्मांड के राज खोल रहे थे। चिकित्सा में सुश्रुत सर्जरी की वो तकनीकें बना रहे थे जो आज भी हैरान करती हैं। और साहित्य में कालिदास की रचनाएं आज भी दुनिया की महानतम कृतियों में गिनी जाती हैं। मतलब हर तरफ ज्ञान का उजाला फैल रहा था। स्वर्ण युग के बाद सभ्यता ने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई, लचीलापन। ये कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों के एक मिले-जुले रूप में विकसित हुई, लेकिन इसकी आत्मा एक ही बनी रही। और ये विविधता कितनी अद्भुत थी। दक्षिण में चोलों के शानदार मंदिरों से लेकर पश्चिम में राजपूतों के वीर किलों तक हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान थी। लेकिन कला, वास्तुकला और साहित्य के जरिए ये सभी एक ही महान सांस्कृतिक धारा का हिस्सा थे, जो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधती थी। तो इस पूरी लंबी यात्रा का निचोड़ क्या है? यही कि भारतवर्ष की पहचान सिर्फ नक्शे की लकीरों या बदलते साम्राज्यों से कहीं ज्यादा गहरी है।
जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, ये एक जिंदा, सांस लेती हुई सभ्यता है जो हजारों सालों के विचारों और अनुभवों से बनी है। और अंत में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर एक सभ्यता की असली पहचान उसकी सीमाओं या उसके शासकों में नहीं है, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो उसे हजारों साल तक जिंदा रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।